हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड फिगर ऑफ स्पीच। कल के दिन भी हमने फिगर ऑफ स्पीच देखे थे, 4 फिगर ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट किए फ्रेंड। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब मैंने कल आपको बता दिया। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, मतलब एक डेकोरेटिव लैंग्वेज, एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज, बराबर। दैट इज कॉल्ड द फिगर ऑफ स्पीच। व्हाई एवरी पोएट यूजेस द फिगर ऑफ स्पीच इन हिज पोएट्री? ऐसा क्वेश्चन हमें आता है कि हर एक कवि अपने कविताओं में फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज करता है? टू अट्रैक्ट द रीडर्स, बराबर, एंड टू मेक्स हिज पोएम इफेक्टिव। रीडर को पहली बात अट्रैक्ट करने के लिए और उसकी पोएम जो है वो क्या करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एवरी पोएट यूजेस द फिगर ऑफ स्पीच इन हिज पोएट्री, बराबर। देखो, किसी किसी का स्पीच हमें बहुत अच्छा लगता है और किसी किसी का स्पीच हमें बहुत मोनोटोनस लगता है। किसी किसी का टीचिंग हमें बहुत इफेक्टिव लगता है और किसी किसी का टीचिंग हमें बोरिंग फील होता है। तो क्यों होता है? If anyone, the teacher or the speaker who gives a speech, if he uses the figure of speech, it looks so good. It is an attractive one. किसी ने यदि फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ नहीं करता है, दैट्स वाई मोनोटोनस लगता है, बोरिंग फील होता है। तो वैसा सच। तो चलो फ्रेंड, देखते हैं कितने फिगर ऑफ स्पीच देखे हमने। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच देखा हमने सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, मतलब एक आधे चीज को दूसरे की उपमा देना, उसको बोलते हैं सिमिली। हियर वन थिंग इज कंपेयर्ड विद अनदर, यहाँ पे एक चीज की कंपैरिजन दूसरे चीज से की होती है। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ तो एज वर्ड यूज किए होते हैं या लाइक वर्ड यूज किए होते हैं। कौन सा वर्ड? एक तो एज, एक तो लाइक वर्ड। हियर वन थिंग इज कंपेयर्ड विद अनदर एंड एज एंड लाइक वर्ड इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड द सिमिली। व्हाट इज इन मैम? मेटाफर। सेकंड हमने देखा फ्रेंड मेटाफर। मेटाफर का मतलब भी मैंने आपको बताया रूपक अलंकार। हियर इज ऑल्सो वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ अनदर बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज वर्ड, यानी ना उसमें लाइक वर्ड यूज होता है ना एज वर्ड होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। क्या होता है वो? डायरेक्ट कंपैरिजन, बराबर। फिर तीसरा देखा फ्रेंड हमने एलिटरेशन। क्या देखा हमने? एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया, अनुप्रास अलंकार। हियर वन साउंड इज रिपीटेड फॉर द सेक ऑफ पोएटिक इफेक्ट, ये भी हमने देखा। ओके, फिर फोर्थ वाला भी देखा हमने, रिपीटिशन। REPETITION, स्पेलिंग बराबर लिखना जरा। पुनरावृत्ति अलंकार। हियर वन वर्ड इज रिपीटेड फॉर द सेक ऑफ पोएटिक इफेक्ट। हियर वन वर्ड, हियर वन साउंड इज रिपीटेड फॉर द सेक ऑफ पोएटिक इफेक्ट। ये हमने कल तक देखे फ्रेंड्स सब। और आज हम नए वाला पॉइंट चालू कर रहे हैं जिसका नाम है 5th नंबर, हाइपरबोल। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आज? हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है फ्रेंड अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति। इट इज an overstatement or exaggeration। क्या बोला मैंने? इट इज एन ओवर स्टेटमेंट और एग्जागरेशन, यानी ये जो स्टेटमेंट होता है ये जरा ओवर बताया होता है। ओवर बताना समझता ना, बहुत सारे लोग बहुत ओवर करते मतलब जरा ज्यादा अति करते, इसलिए उसको बोलते अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब बात इतनी सी होती है लेकिन बताते बहुत इतना, हाँ ऐसा हुआ, हाँ वैसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, यानी अति करके बताते, उसको बोलते अतिशयोक्ति अलंकार। ज्यादा से ज्यादा हाइपरबोल महिलाएं यूज करती हैं। अपने ससुराल में बात इतनी सी हैपन होती है लेकिन मैके में जाके वही बात को इतनी पतंगड़ बना के बताती है। हाँ मेरी सास ने मुझे ऐसा बोला, हाँ तो वो तो बहुत ऐसी है, हाँ वो तो वैसी है, लाइक दिस वे उसका चालू हो जाता। मतलब मैटर रहता एकदम स्मॉल और उसको बढ़ा चढ़ा के क्या करते हैं, बताते हैं।
तेल मिर्च मीट वगैरह लगा के बताते हैं। सब्जी बनाते ना रोज महिलाएं, दैट्स वाई क्या क्या लगाना, मतलब तड़का बहुत अच्छा लगता है, ये उनको पता है। एंड दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हाइपरबोल यूज़ करते हैं। मतलब किसी ने उनको थोड़ा भी बहुत कुछ कहा तो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे इतना पतंगड़ बना के बताते हैं, या मैटर इतना सा हैपन हुआ होता है लेकिन सामने वाले को बताते समय बताएंगे हाँ मैं तुझे बता रही हूँ, यू शुड नॉट टेल टू द अदर्स, तो दूसरे को बताना नहीं, बराबर ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो दूसरी औरत को बताती है मैं तुझे बता रही हूँ, किसको बताना नहीं, बराबर ऐसा कर करके पूरे मोहल्ले में शाम तक डंग 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 हो जाता है। तो इसको बोलते फ्रेंड हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। कभी कभार किसी तरफ जरा ज़्यादा बारिश होगी तो लोग क्या करते हैं, मराठी में यूज़ करते हैं, आमच्याकडे मुसळधार पाऊस झाला। क्या बोलते हैं मराठी में, आमच्याकडे ना मुसळधार पाऊस झाला। आता मुसळ समजतं का तुम्हाला, मुसळ उखळ, यानी इतना जाड़ा रहता हो मुसळ, यानी इतनी धार यदि गिरी, मुसळधार मतलब ऐसी इस प्रकार से यदि उसका जो धारा है वैसी आई तो शायद टेरिस भी क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य हमारे तरफ बहुत बारिश हुई ऐसा उनको कहना है, लेकिन ऐसा नहीं कहते हमारे तरफ मुसळधार पाऊस झाला। समझला? तो लाइक दैट सेम कंडीशन क्या किया उन्होंने, जरा ओहर करके बताया, उसको बोलते हैं ओहर स्टेटमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ओहर स्टेटमेंट करते हैं। मैं तेरे को सीधा खड़ा खड़ा काट डालूंगा, हाँ खड़ा खड़ा काट डालेगा, तेरा बाप का घर का माल है क्या, बराबर। तो फ्रेंड ये क्या हो गया, जरा ओवर स्टेटमेंट हो गया, बराबर। यानी बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ओवर स्टेटमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओवर स्टेटमेंट। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता फ्रेंड, द क्वीन क्राइड एंड फील्ड ड्राई रिवर्स with her tears। यानी एक रानी थी, उसका पति वॉर के लिए निकला, रानी ने ऑक्शन किया। ऑक्शन समझता है आपको, पूजा अर्चा करते हैं। पहले राजा जब युद्ध को जाते थे, वॉर को जाते थे, तो रानियाँ पहले उनका ऑक्शन करती थी, तिलक वगैरह लगाती थी और फिर शुभ संकेत देके उनको भेजती थी वॉर के लिए कि यू शुड विन द वॉर। और फिर ऐसा ही एक रानी थी, उन्होंने अपने पति को ऑक्शन किया और भेजा। वो कभी भी हारा नहीं था, हमेशा जीत के आया था। बट एक बार उसको पता चल गया कि वो हार गया है, सिर्फ हारा नहीं है, मर गया है वॉर में। जब उसको ये बात पता चली तो द क्वीन क्राइड, इतनी रोई कि फील्ड ड्राई रिवर्स विथ हर टीयर्स, यानी जो सूखी नदियाँ थी उसके आंसुओं से बहने लगी। अब मुझे बताओ, किसी के आंसुओं से क्या नदियाँ बह सकती हैं? नदियों की बात छोड़ो, क्या हम ग्लास भर सकते हैं किसी के आंसुओं से? तो नहीं फ्रेंड, ग्लास नहीं भरा जाता। तो ये नदियाँ बहने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जरा नहीं, बहुत कुछ अतिशयोक्ति हो गया, बराबर। लेकिन इमेजिनेशन करो जरा, यदि ऐसा होता किसी के रोने से नदियाँ बहती थी तो कितना मज़ा आता था, यानी अकाल ही ना पड़ता था, बराबर। क्या नहीं पड़ता था, कभी अकाल ही नहीं होता था। यानी समर में जब भी पानी का प्रॉब्लम रहता था तो मैं मेरी बीवी को भी हथनूर डैम के पास लेके जाता था। वहाँ पे ऐसे दीवार के ऊपर खड़ी की कि फटकन पीछे से लगा दिया, आंसुओं से डैम भर जाता था। और उससे मैं इतना करता था मेरे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, बराबर। इससे एक फ़ायदा होता था, उसको 5 मिनट का मैं उसका रोष पत करता था, लेकिन बाद में जो उसका एडवांटेज होता था पानी का वो पब्लिक को होता था। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी आई विल डू दैट, बराबर। तो फ्रेंड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा होता था तो रोज़ हमेशा एक खादी कॉलोनी में क्या आती थी, बाढ़ आती थी, क्योंकि कोई ना कोई कॉलोनी में पिटीच जाती है हस्बैंड के हाथ से। तो ऑब्वियसली क्या होता था, बाढ़ आती थी तो लोगों को समझ में आता, हाँ कोई तो पिटी गई रे भाई, बराबर। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, और ऐसा बहता थे तो कभी भी अकाल होता ही नहीं था। लोग खेत में भी बीबियों को लेके जाते थे, बारिश नहीं है तो मारा, बस भर लिया खेत, कितना मस्त होता था, बराबर। मैं भी मेरी बीवी को रोज़ सुबह टेरिस पे लेके जाता था, मस्त टंकी का ढक्कन खोला, ऊपर से ठड़ा भर दिया,
यानी क्या नहीं, नगर पालिका का पानी आए ना आए नो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी के पंप लगाने की क्या नहीं ज़रूरत नहीं, ना बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है। यदि ऐसा स्टेटमेंट आया और ब्रैकेट में लिखा है नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बताओ और एक्सप्लेन करके बताओ, तो लिखना है फ्रेंड इट इज हाइपरबोल। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल, बिकॉज इट इज एन ओवर स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या है, ओवर स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हो जाता। समझ में आया था फ्रेंड, ये क्या है, ओवर स्टेटमेंट है। दूसरा एक एग्जाम्पल देता है, बेलिंडा स्माइल एंड द वर्ल्ड गे। बेलिंडा नाम की एक हीरोइन थी, यदि वो हंसी बोले तो सारा जग खुश होता था, इतनी वो सुंदर थी, मतलब उसके सुंदरता के चर्चे के बारे में ऐसा विषय निकला था। तो जब वो हंसती थी तो सारा जग हंसता था, और जब वो रोती थी तो सारा जग रोता था, यानी इतना उसके ऊपर लोग डिपेंड थे, उसके सौंदर्यता के ऊपर डिपेंड थे। तो ये भी क्या है, ऐसा कोई हो सकता है क्या, नहीं फ्रेंड, इट इज़ ऑल्सो हाइपरबोल। वाई इट इज़ हाइपरबोल, बिकॉज इट इज़ एन ऑल्सो ओवर स्टेटमेंट और एग्जागरेशन। ये ओवर स्टेटमेंट है, नहीं तो एग्जागरेशन है। वो एग्जागरेशन का मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया है, बराबर, समझ में आया। तो इस प्रकार से फ्रेंड हाइपरबोल होता है। गॉट इट एवरीबॉडी, सबको हाइपरबोल समझ में आया है। ऐसा यदि जो बात पॉसिबल नहीं है, यदि ऐसी बात बता दी तो डायरेक्टली लिख लेना नीचे कि इट इज़ हाइपरबोल बिकॉज इट इज़ एन ओवर स्टेटमेंट और एग्जागरेशन। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड एक मेरा जिसका नाम था हाइपरबोल। गॉट इट एवरीबॉडी, जाओ आगे। ओके, अभी नंबर 6 की तरफ जाएंगे हम, लिख लेना इतना, इसका भी स्टेटमेंट वगैरह दे देना, एक्सप्लेनेशन दे देना नीचे। ओके, इट इज़ हाइपरबोल बिकॉज इट इज़ एन ओवर स्टेटमेंट और एग्जागरेशन। चलो नंबर 6 की तरफ जाते हैं अपन, पर्सोनिफिकेशन। नंबर 6, पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय पर्सोनिफिकेशन? चेतना गुणोक्ति अलंकार। कौन सा? चेतना गुणोक्ति अलंकार। हियर inanimate birds and animals has given human quality, that is reading, writing, playing, swimming, etc. That is called personification. पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या रे? जिसमें चेतना गुणोक्ति अलंकार, मतलब जिसमें चेतना नहीं है उसमें चेतना डालना। व्हाट इज मीन चेतना? पहली बात, चेतना मतलब क्या? चेतना मतलब जान। चेतना का मतलब होता है जान। अब मुझे बताओ, एक डस्टर है, ये डस्टर में चेतना नहीं है। चेतना नहीं मतलब कोई जान नहीं है उसमें, मैंने उसको फेंका भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ नहीं होने वाला है, बराबर। तो फ्रेंड जिसमें जान नहीं है उसको बोलते चेतना नहीं है उसमें। ओके, मैंने ये डस्टर ऊपर से नीचे भी फेंक दिया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि उसको कुछ होने वाला नहीं है, मेरा ही कुछ बिगड़ने वाला है, बराबर। लेकिन एक आधा लड़का है, किसी ने शानपट्टी की, मैंने उसको पीटा और ऊपर से डाल दिया तो जेल में होऊंगा मैं दूसरे दिन, बराबर। दैट इज रॉन्ग वन। तो चेतना जिसमें होती है, जान जिसमें है, उसको हम मार नहीं सकते। जिसमें जान नहीं उसको कितना ही मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जान न होते हुए जान डालना, तो उसको बोलते हैं चेतना गुणोक्ति, मतलब उनको स्टैंड करना जान को उसमें। तो दैट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। चलो, हियर इनएनिमेट थिंग्स, इनएनिमेट मतलब निर्जीव घटक या बर्ड या एनिमल हैज गिवन ह्यूमन क्वालिटी, जिनमें मानव की क्या दी होती है?
क्वालिटी दी होती है उसी को बोलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कर सकता है, राइटिंग कर सकता है, प्लेइंग कर सकता है, स्विमिंग एटसेट्रा। ये कौन कर सकते हैं? तो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। बराबर। ये इनएनिमेट थिंग कर सकता है क्या? नहीं। तो फ्रेंड, जब इनएनिमेट थिंग को या बर्ड को या एनिमल को ह्यूमन क्वालिटी दी होती है जबरदस्ती, तो उसको बोलते हम पर्सोनिफिकेशन, चेतना गुणोक्ति अलंकार। अपन लोगों ने देखो फ्रेंड, एक आपने स्टोरी सुनी होंगी, टॉर्टाइज एंड रैबिट। उन दोनों की क्या लगी थी? शर्यत लगी थी, रेस लगी थी, कौन आगे जाएगा। अब मुझे बताओ, टॉर्टाइज कभी बात कर सकता है, रैबिट कभी बात कर सकता है, और दोनों बेट लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी उनको बातें ही नहीं करना आता, यानी उनको स्पीकिंग स्टाइल आती नहीं है। लेकिन फिर भी इमेजिनेशन किया राइटर ने और दोनों को एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी डाल दी। ये भी उससे बात कर रहा है, ये भी उससे बात कर रहा है, और फिर दोनों ने क्या लगा ली? एक रेस लगा ली, और रेस में विन हुआ फ्रेंड टॉर्टॉइज, और हमें एक मॉरल दे दिया, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बराबर, समझ में आया? तो उसका मतलब एक होता है कि ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन? बिकॉज हियर द टॉर्टॉइज एंड द रैबिट हैज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि दोनों को क्या कर दी? मानव की क्वालिटी दे दी। कौन सी? स्पीकिंग की। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। बराबर। अभी चेयर, एक एग्जांपल देता मैं। चेयर है, यहाँ पे चेयर है एक। द चेयर सेड टू द टीचर, चेयर टीचर को बोली, you always sit on me, today I want to sit on you। अब मुझे बताओ, चेयर बोलेगी मेरे से ऐसी बात? तो नहीं बोलेगी। लेकिन मैंने इमेजिनेशन किया कि एक दिन चेयर मुझे बोली, एक कुत्ते कमीने तुम्हें रोज मेरे ऊपर बैठा है, आज मैं तेरे ऊपर बैठना चाहती हूँ। You always sit on me, today I want to sit on you। तो क्या हो गया? ये हो गया फ्रेंड पर्सोनिफिकेशन। व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन? बिकॉज द चेयर हैज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि चेयर को क्या दे दी है? ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, क्या की? स्पीकिंग की। तो ये क्या हो गया फ्रेंड? पर्सोनिफिकेशन। बराबर। मुझे आज भी एक लेसन याद है, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो नाम था गेना। लेसन का नाम था गेना। गेना नाम का एक लड़का था, उसके घर में गेस्ट आए थे। तो उसकी मम्मी क्या कर रही थी? काम कर रही थी किचन में। तो जब गेस्ट आए थे तो उसकी मम्मी ने बोला कि गेना जा, बैकवर्ड यार्ड में जा आपने। अभी बैकवर्ड यार्ड मतलब हमारे घर का पिछला आंगन, उसमें जो वहाँ पे जा, वहाँ पे गार्डन है। प्लीज़ डिग आउट सम रेडिश फॉर द गेस्ट टू ईट समथिंग। अभी खाना खाएंगे हम, तो थोड़े से क्या लेके आ, यार्ड में से, बैक यार्ड में से रेडिश लेके आ। रेडिश समजता? मुला, मुड़ा समजतो? मुड़ा खायाचा, तो त्याला म्हणतात रेडिश। वो रेडिश लेके आ। तो फिर गेना क्या किया? गेना गया वो शस्त्रास्त्र लेके, क्या करने के लिए? डिगिंग करने के लिए, और फिर रेडिश निकालना था। फिर जैसे गया ऐसे खुदने लगा और वो रेडिश को ऐसे निकालने लगा। तब द रेडिश सेड टू द गेना, रेडिश गेना को बोला, यू नेवर वाटर मी एंड यू नाउ टू कम टू डिग आउट टू मी, गो अवे एंड लीव मी अलोन। क्या बोला? कुछ समझ में आया? यू नेवर वाटर मी and now you come to dig out to me, go away and leave me alone। मतलब तूने मुझे कभी पानी डाला नहीं और अब मुझे खुदवाने आया है, चल निकल ले, हवा आने दे। बराबर। ऐसा कौन बोला? रेडिश बोला। किसको बोला? गेना को बोला। गेना रोते रोते घर में, ममा ममा द रेडिश सेड दिस टू मी। अभी रेडिश कभी बात करेगा? नहीं। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो देखो, बहुत सारे राइटर लोग क्या करते हैं, एक आधे इनएनिमेट को एनिमेट बताते हैं, मतलब उसमें जान डालते हैं, और फिर उनसे वार्तालाप करवाते हैं और हमको एक मॉरल स्टोरी देते हैं। बराबर। तो दैट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। चलो, समझ में आया सबको? अभी एक एग्जाम्पल देता मैं। द पैरेट is reading a novel of human being। मतलब एक पैरेट था, वो क्या कर रहा है? एक नॉवेल रीड कर रहा है। किसका नॉवेल है? मानव का नॉवेल है। तो मुझे बताओ, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। क्यों हुआ? तो पैरेट हैज़ गिवन द ह्यूमन क्वालिटी।
क्योंकि पैरेट को क्या की है, ह्यूमन क्वालिटी की है। कौन सी, रीडिंग की। पैरेट कभी आपको नॉवेल रीड करते हुए दिखाई देगा क्या, तो नहीं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन, तो इसलिए उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो नीचे लिखना है, ब्रैकेट में देखा जाएगा, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, तो लिखना है इट इज पर्सोनिफिकेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। नीचे लिखना है बिकॉज हियर द पैरेट हैज गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ काय की रीडिंग, बराबर। तो इस प्रकार से ये हो गया फ्रेंड पर्सोनिफिकेशन। गॉट इट एवरीबॉडी, सबको समझ में आया व्हाट इज मीन बाय पर्सोनिफिकेशन। जब एक आधे इनएनिमेट या बर्ड या एनिमल्स को मानव की क्वालिटी दी जाती है, काय काय की, रीडिंग की, राइटिंग की, प्लेइंग की, स्विमिंग की, एटसेट्रा, तो दैट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। गॉट इट एवरीबॉडी, यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देता हूं, लिख लेना है आप बच्चों लोगों ने। दूसरा वाला एग्जांपल, द पीकॉक was writing a storybook on greedy humans. एक बार क्या हुआ, पीकॉक ने एक स्टोरी बुक लिखना चालू कर दिया, राइटिंग अ स्टोरी बुक, काय के लिए, ग्रीडी ह्यूमन। यानी आज का आदमी कितना लोभी है, लालची कुत्ता है, उसके ऊपर पीकॉक क्या लिख रहा है, एक स्टोरी बुक लिख रहा है। अभी पीकॉक लिख सकता है कि, ये पहली बात तो नहीं, बराबर। तो चलो फिर कैसा लिखेंगे इसका, पहले वीडियो ऑफ करो, फिर लिख लो पहले, और फिर उसके बाद में वीडियो ऑन करके देखना है कि मैंने जो लिखा है वो बराबर है या नहीं है। तो चलो देखते कैसा लिखेंगे अभी। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान देना है। इट इज पर्सोनिफिकेशन, नीचे की लाइन पे आ जाओ, बिकॉज here the peacock has given human quality of writing a story book. Got it? तो इसलिए यह हो गया पर्सोनिफिकेशन, इसलिए उसको बोलते पर्सोनिफिकेशन। चलो जाओ, सबको समझ में आया? ओके, तीसरा एग्जांपल और लिख लो, मैं बताता हूं यहां पे, आप लिख लो। द चेयर सेड टू द टीचर, कॉमा इनटू डबल इनवर्टेड कॉमा, क्या बोला, द चेयर सेड टू द टीचर, कॉमा इनटू डबल इनवर्टेड कॉमा, यू ऑलवेज सिट ऑन मी, टुडे आई वांट टू सिट ऑन यू, डबल कॉमा कंप्लीट, फुल स्टॉप। चलो उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप? Yes, it is personification. Why it is personification? Because here the chair has given the human quality of speaking. So it is called personification. सबको समझ में आया यहाँ तक? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जाओ फ्रेंड में आगे देखो, अभी तक हमने कितने फिगर ऑफ स्पीच देखे? 6। पहला सिमिले देखा, मेटाफर देखा, एलिटरेशन, रिपीटिशन, हाइपरबोल एंड पर्सोनिफिकेशन। ओके, चलो उसके बाद में देखते फ्रेंड हम एंटीथेसिस। क्या देखते हैं? एंटीथेसिस। चलो नंबर 7, एंटीथेसिस। उसको दूसरा नाम है पैराडॉक्स, इसको मराठी में बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। हियर टू अपोजिट आइडियाज put together to show contrast, that is this and that.
क्या समझ में आया कुछ? व्हाट इज मीन बाय एंटीथेसिस, व्हाट इज मीन बाय पैराडॉक्स? बोथ आर सेम। एंटीथेसिस और पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभास अलंकार, यानी यहां पे एक ही सेंटेंस में टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, दो अपोजिट आइडिया एक ही जगह पे पुट अप की होती है टू शो कॉन्ट्रास्ट। क्या दिखाने के लिए? कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। दैट इज व्हाई एंटीथेसिस, इसी को बोलते हैं हम एंटीथेसिस। समझ में आया? और जो टू अपोजिट आइडियाज यूज की गई है वो आइडिया आप यहाँ पे यूज करो, दिस एंड दैट। गॉट इट? हाँ, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, हेल्टर एंड स्केल्टर द पेरेंट्स रन। तो देखो फ्रेंड, यहां पे इस सेंटेंस में कौन से टू अपोजिट आइडियाज यूज की गए हैं? तो ब्रैकेट में दिया जाएगा नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो बताओ और उसका एक्सप्लेनेशन भी दो। तो चलो यहाँ पे टू अपोजिट आइडिया यूज की गई है, कौन कौन सी? हेल्टर एंड स्केल्टर, मतलब इधर एंड उधर। तो चलो लिखेंगे फ्रेंड हम, इट इज एंटीथेसिस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथेसिस ऑब्लिक पैराडॉक्स। बिकॉज क्यों? तो हियर टू अपोजिट आइडियाज put together to show contrast, that is helter and skelter। जो हेल्टर और स्केल्टर वर्ड हमने फिलअप किए उसके नीचे अंडरलाइन करना। गॉट इट? तो जो अपोजिट वर्ड है वो आप फिलअप करते जाना, बस इतना ही है। मुझे बताओ अभी कुछ खास है? इजी टू अंडरस्टैंड है ना? ओके, एंटीथेसिस बोल दो उसको। चलो और एक एग्जांपल देता मैं आपको, बराबर। द ओपन विंडो शट विद बैंग, द ओपन विंडो शट विथ बैंग। हाँ चलो ये स्टेटमेंट लिख लो। पहले लिख लिया होगा तो ब्रैकेट में लिखो नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, यानी यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है उसका नाम लिखो, और क्यों है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दो। चलो कौन बताता उसका एक्सप्लेनेशन? पहले वीडियो ऑफ करो आप आपका, उसके बाद में पहले लिख लो आंसर, उसके बाद में मेरा वीडियो और एक बार क्या करना? ऑन करना, और फिर देख लेना कि मैंने जो लिखा है वो बराबर है या नहीं है। चलो मैं बताता इसका आंसर, अभी ध्यान देना है। इट इज एंटीथेसिस। व्हाई इट इज एंटीथेसिस? तो लास्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में, बिकॉज हियर टू अपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर टू शो कॉन्ट्रास्ट। इसमें तो कोई चेंज नहीं होता, ये तो सेम लिखना है, और सिर्फ जो आइडियाज पुटअप की गई है वो आइडियाज हमें यहाँ पे लिखना है। दैट इज कौन कौन से टू अपोजिट आइडिया है बताया आपको, समझा? अरे ओपन है और शट है, बराबर। इसलिए वो टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर टू शो कॉन्ट्रास्ट, दैट इज ओपन एंड शट। गॉट इट? इसको बोलते हैं फ्रेंड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एंटीथेसिस और पैराडॉक्स। गॉट इट एवरीबॉडी? सबको समझ में आया? ओके, लास्ट वाला फिगर ऑफ स्पीच लेता फिर मैं यहां पे रुकूंगा। चलो ये भी समझ में आया। अभी लास्ट वाला है फ्रेंड इन्वर्जन। चलो इन्वर्जन, व्हाट इज मीन बाय इन्वर्जन? विपर्यास अलंकार। व्हाट इज मीन बाय विपर्यास? कौन बता सकता है मुझे? व्हाट इज मीन बाय इन्वर्जन?
हियर द प्रोज ऑर्डर इज इनकरेक्ट. हियर द प्रोज ऑर्डर इज इनकरेक्ट. The correct prose order is S plus V plus O. हाँ चलो ध्यान में रखना है. इन्वर्जन अलंकार क्यों होता है? विपर्यास अलंकार. देखो हियर द प्रोज ऑर्डर इज इनकरेक्ट. यहाँ पे जो प्रोज ऑर्डर होती है वो इनकरेक्ट होती है. मतलब हमारे करेक्ट प्रोज ऑर्डर है फ्रेंड S plus V plus O. मतलब इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. ये हमारा इंग्लिश का क्या है? स्ट्रक्चर है. ये सब बच्चों को पता है. बराबर. यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया उसमें तो प्रोज ऑर्डर क्या हो जाती है? इनकरेक्ट. फॉर एग्जांपल आई ईट अ मैंगो. बराबर है क्या? ईट आई मैंगो नहीं ना. क्या आई मैंगो ईट? नहीं, आई ईट अ मैंगो. बस ऐसा ही सेंटेंस करेक्ट है. बाकी के दो एग्जांपल मैंने बताया वो दैट इज अ रॉन्ग वन, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या है? इनकरेक्ट है. जहां पे इनकरेक्ट होता है तो समझ लेना इन्वर्जन है. अभी पोएट लोग ऐसे क्यों करते हैं? पोएट को क्या चाहिए होता है? राइमिंग वर्ड सेम आने चाहिए. स्टांजा में जो राइमिंग वर्ड्स होते ना वो क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए. दैट्स व्हाई वो इधर के वर्ड उधर फेंकते, इधर के वर्ड इधर फेंकते. जब ऐसा करते हैं वो तो समझ लेना क्या किया गया है? इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है. क्योंकि प्रोज ऑर्डर वहां की क्या नहीं होती है? करेक्ट नहीं होती है, इनकरेक्ट होती है. बराबर. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इन्वर्जन. चलो एक एग्जांपल देता है. अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था. हेल्टर एंड स्केल्टर. हेल्टर एंड स्केल्टर द पेरेंट्स रन. चलो अभी हेल्टर एंड स्केल्टर ये ऑब्जेक्ट हो गया. द पेरेंट्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. ये क्या हो गया? वर्ब हो गया. मतलब स्ट्रक्चर बराबर है क्या हमारा? यस, एक्चुअली यस प्लस वी प्लस ओ चाहिए था. मतलब द पेरेंट्स रन हेल्टर एंड स्केल्टर, दैट इज अ करेक्ट प्रोज ऑर्डर. ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है. कैसा दिया? हेल्टर स्केल्टर द पेरेंट्स रन. मतलब गलत हुआ ना, ये स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है ना. तो ऐसा क्यों किया राइटर ने? क्योंकि उसकी पहले की लाइन में फन आया था. लास्ट वर्ड क्या आया था? फन. अब यदि उसने ऐसा लिखा होता द पेरेंट्स रन हेल्टर एंड स्केल्टर, तो राइमिंग स्कीम नहीं जमने वाली थी. एंड दैट्स व्हाई उसने क्या किया? तो राइमिंग स्कीम जुड़ाने के लिए रन वर्ड क्या किया? पीछे लिया वर्ब को. क्योंकि उसको फन से रन क्या करना था? मैच करना था, राइमिंग वर्ड्स करना था. बराबर. राइमिंग स्कीम बराबर बिठानी थी. एंड दैट्स व्हाई उसने वो वर्ड पीछे डाला. इसलिए कभी लोग क्या करते? इधर का वर्ड उधर फेंकते, उधर का वर्ड इधर फेंकते. क्या करने के लिए? राइमिंग वर्ड्स आने के लिए. क्या आने के लिए? राइमिंग वर्ड्स. एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड एयर स्ट्रक्चर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. रॉन्ग हो गया मतलब क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया. आ गया फ्रेंड इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच. फिर आपको अंडरस्टैंड. तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देते फिर. इट इज इन्वर्जन. ये इन्वर्जन है. क्यों? तो बिकॉज हियर द प्रोज ऑर्डर इज इनकरेक्ट. नीचे की लाइन में द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज, द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज, कॉमा इंटू डबल इन कॉमा, द पेरेंट्स. मतलब क्या करके लिखना है अभी? यस्यो रचना करके लिखना है. द पेरेंट्स रन हेल्टर एंड स्केल्टर, डबल कॉमा कंप्लीट. जो फिलअप किया हमने उसको प्रॉपरली अंडरलाइन कर लेना. ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर यस प्लस वी प्लस हो. द पेरेंट्स रन हेल्टर एंड स्केल्टर. ओके, समझ में आया? इसको बोलते जब स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है, मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए यस प्लस वी प्लस ओ स्ट्रक्चर होना चाहिए. और जब ये स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है
तो समझ लेना दिस सेंटेंस इज बिलोंग्स टू द इन्वर्जन। तो सेंटेंस कौन सा है? इन्वर्जन है। गॉट इट? क्यों है? तो बिकॉज हियर द प्रोज ऑर्डर इज इनकरेक्ट। और फिर आगे लिखना द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज, और करेक्ट करके भी लिखे बताना है कि ऐसा होना चाहिए। ओके, समझ में आया? हाँ, और एक एग्जांपल दूं। एग्जांपल नंबर सेकंड लो। हियर एंड देयर द ल्यूज स्कैटर्ड। चलो, स्कैटर्ड के आगे ऊपर था मैटर्ड, दैट्स वाई उसको स्कैटर चाहिए था लास्ट में, दैट्स वाई उसने ये उधर का उधर फेंका। चलो, अभी स्ट्रक्चर रॉन्ग है, यस वी ओ चाहिए था तो वो यस वी है, दैट्स वाई। चलो, इट इज अ इन्वर्जन। नीचे बिकॉज हियर द प्रोज ऑर्डर इज इनकरेक्ट, नीचे द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज क्या होना चाहिए? द ल्यूज स्कैटर्ड हियर एंड देयर। इस प्रकार से फ्रेंड हमें ये प्रॉपर लिखना है। अभी तक हमने सिर्फ एंड सिर्फ कितने फिगर ऑफ स्पीच देखे? 8 फिगर ऑफ स्पीच देखे। सारे फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल ध्यान में आ गए? ओके, बाकी के और 4 बाकी है, वो अपन कर लेंगे। टिल देन बाय, सी यू।